रेगिस्तान के बीचों बीच वाक़ रियासत वर्धानपुर अपनी शान व शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। ये वो सरजमीन थी जहाँ रेत भी सोने की तरह चमकती थी और हवाएं तारीख के राज अपने साथ लिए फिरती थीं। वर्धानपुर की पहचान उसके अजीम महल, बुलंद फसलें और वो कानून थे जिन्हें कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता था। इस रियासत पर एक औरत की हुक्मरानी थी जिसका नाम रानी यशोधरा था। रानी यशोधरा हुस्न में बेमिसाल थी, मगर उसकी असल पहचान उसकी सख्ती और बेरहम फैसले थे। कहा जाता था कि रानी का दिल वक्त के साथ साथ पत्थर में बदल चुका था। इस तब्दीली की सबसे बड़ी अलामत उसका हार था जो वो हर वक्त पहने रखती थी। ये हार आम जेवर नहीं था, बल्कि नस्लों पुरानी ताकत की निशानी थी। नीलम या कुवत और हीरे इस तरह जुड़े थे जैसे किसी ने गरूर को सोने में ढाल दिया हो। जब रानी दरबार में दाखिल होती तो सबसे पहले उस हार की झनकार सुनाई देती। लोग कहते थे कि इस हार ने रानी को ताकत दी, मगर कुछ कहते थे कि इसने उसकी इंसानियत छीन ली। इसी रियासत के एक कोने में महल की चमक दमक से बहुत दूर एक गरीब बस्ती आबाद थी। वहाँ मिट्टी के घर थे, टूटी छतें और आंखों में दबे हुए ख्वाब। इसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आर्यो था। आर्यो के पास न दौलत थी न असरो रसूख, मगर उसके पास एक चीज़ थी जो नायाब थी। वो चीज़ थी सच बोलने की हिम्मत। आर्यो की आंखों में वो खामोशी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो बहुत कुछ देख चुके हों। वो बचपन ही से महल की दीवारों को दूर से देखता आया था, मगर कभी उनके अंदर कदम रखने के ख्वाब नहीं देखा था। उसके लिए महल एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसाफ सिर्फ लफ्ज़ों में होता है। आर्यो का बाप कभी उस महल में एक मामूली मुलाजिम हुआ करता था। वो ईमानदार था, खामोश था और अपने काम से काम रखता था, मगर ईमानदारी हमेशा महफूज नहीं रहती। एक दिन महल से एक कीमती संदूक गायब हुआ और इल्ज़ाम आर्यो के बाप पर लगा दिया गया। ना कोई तहकीक हुई, ना कोई सफाई सुनने वाला था। हुक्म आया और उसी दिन उसे शहर से निकाल दिया गया। इसी दिन आर्यो ने पहली बार अपनी माँ को रोते देखा था। वो आंसू जो खामोशी से गिरते हैं दिल पर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं। वक्त गुजरता गया और आर्यो जवान हो गया, जिस्म मजबूत हो गया, मगर जख्म अब भी ताज़ा थे। वो जानता था कि सच दबाया गया है, मगर मरा नहीं। वर्धानपुर में इस दिन खास हलचल थी जब ऐलान हुआ कि रानी खुद दरबार लगाएंगी। ये दरबार आम दिनों से मुख्तलिफ होता था। इस दिन कोई भी शख्स अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। लोगों के दिलों में उम्मीद भी थी और खौफ भी। आर्यो ने बहुत सोचा, कई रातें जाग कर गुजारी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो दरबार जाएगा। ये फैसला आसान नहीं था, मगर ज़रूरी भी था। दरबार का दिन आया तो महल के दरवाजे लोगों से भर गए। सोने के दरवाजे खुले और अंदर से निकारों की आवाज़ आई। रानी यशोधरा अपनी शान व शौकत के साथ दरबार में दाखिल हुई। उसके हार की झरकार पूरे हाल में गूंज गई। हर शख्स ने सर झुका लिया। ताकत के सामने नजरें हमेशा नीची हो जाती हैं, मगर आर्यो ने सर नहीं झुकाया। वो खामोश खड़ा रहा। आंखों में खौफ नहीं बल्कि सवाल थे। यही लम्हा था जब कहानी का रुख बदलने वाला था। दरबार के बीचों बीच आर्यो का खड़ा रहना कोई आंखों को नागवार गुजरा। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर रानी ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। रानी यशोधरा की नजरें सीधी आर्यो पर जम गई।
वो नजरें जिनमें हुक्म भी था और गरूर भी। तुम कौन हो? रानी की आवाज दरबार में गूंजी। आर्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीमे मगर वाज लहजे में बोला, मैं आर्यू हूं, इस मट्टी का बेटा और एक मजलूम का बेटा भी। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। रानी ने भवें सकेड़ ली। मजलूम? इस रियासत में? उसके लहजे में हैरत कम और तंज ज्यादा था। आर्यू ने नजरें झुकाए बगैर जवाब दिया, जहां ताकत बोलती है वहां मजलूम हमेशा होते हैं रानी माँ। ये अल्फाज दरबार की दीवारों से टकराकर लौट आए। कुछ दरबारियों के चेहरे जर्द पड़ गए। सच अक्सर खूबसूरत जगहों में बदसूरत लगता है। रानी ने कुर्सी से टेक लगाई और अपने हार को आहिस्ता से छुआ, वो हार जो उसे ताकत का एहसास दिलाता था। बोलते जाओ, रानी ने कहा, देखें तुम्हारा सच कितना वजनी है। आर्यू ने अपने बाप की कहानी शुरू की। हर अल्फाज उसके लिए सिर्फ याद नहीं, जख्म था। वो दिन, वो इल्जाम, वो बेबसी, सब कुछ उसकी आवाज में झलक रहा था। दरबार में खामोशी छा गई। सिर्फ आर्यू की आवाज थी और रानी के हार की हल्की सी झनकार। हर झनकार जैसे किसी फैसले की याद दहानी हो। आर्यू ने बात खत्म की तो उसने सर झुकाया। ये झुकाव खौफ का नहीं था, एहतराम का था। रानी चंद लम्हे खामोश रही, वो लम्हे जो किसी की तकदीर बदल सकते थे। आखिरकार रानी बोली, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इसकी कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। आर्यू ने सुकून से कहा, और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो उसकी कीमत क्या होगी रानी माँ? ये सवाल दरबार पर बिजली बनकर गिरा। ये सवाल सुनकर दरबार में बैठे वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा सवाल किसी ने बरसों में पहली बार पूछा था। ताकत के ईवानों में सवाल हमेशा खतरा बन जाते हैं। रानी यशोधरा के चेहरे पर सख्ती मजीद गहरी हो गई। उसने आहिस्ता से अपने हार को मुट्ठी में दबा लिया। यही हार उसकी ताकत भी था और उसकी कमजोरी भी। सच की कोई कीमत नहीं होती, रानी ने कहा, वो सिर्फ बोझ बनता है। आर्यू ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। बोझ वो होता है जो दिल पर हो रानी माँ, सच दिल को हल्का करता है। ये अल्फाज सीधे रानी के दिल पर लगे, मगर उसने जाहिर ना होने दिया। दरबार में मौजूद कुछ बुजुर्गों की आंखों में नमी आ गई। वो लोग जो खुद भी किसी न किसी सच को दफन किए बैठे थे। रानी ने इशारा किया और एक पुराना रजिस्टर मंगवाया गया। गर्द आलूद सफाहात पलटे गए। एक नाम पढ़ा गया, फिर दूसरा, फिर एक पर उंगली रुक गई। वो नाम था आर्यू के बाप का था। दरबार में खामोशी मजीद गहरी हो गई। सच कागज पर लिखा हो तो उसे झुटलाना मुश्किल हो जाता है। वजीर ने हिम्मत करके कहा, रानी माँ, इस मुकदमे में वाकई कई सवालात थे। रानी ने तेज नजर से वजीर को देखा, वो नजर जिसने कई जबानें खामोश करवा दी थी। मगर अब खामोशी खतरनाक हो रही थी। आर्यू खामोश खड़ा रहा। उसे मालूम था कि इस लम्हे में ज्यादा बोलना नुकसानदेह हो सकता है। कभी कभी खामोशी भी सच का सबसे मजबूत साथी होती है। रानी ने गहरी सांस ली। ये सांस शायद बरसों बाद उसके सीने से निकली थी। इस मुकदमे की दोबारा जांच होगी, रानी ने ऐलान किया।
دربار میں ہلچل مچ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا مگر ایک بڑی دراڑ ڈال چکا تھا۔ آریو نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ مکمل انصاف نہیں تھا مگر شروعات تھی۔ رانی نے دربار برخاست کرنے کا حکم دیا۔ لوگ اٹھنے لگے مگر سب جانتے تھے کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف آغاز تھا۔ دربار کے برخاست ہوتے ہی محل کے صحن میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ لوگ گروہوں میں کھڑے ہو کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ کسی نے برسوں بعد پہلی بار انصاف کا نام بلند آواز میں سنا تھا۔ آریو محل کے دروازے سے باہر نکلا تو سورج ڈھلنے کو تھا۔ سنہری روشنی اس کے چہرے پر پڑی جیسے کسی نئے سفر کے لیے تیار کر رہی ہو، مگر آریو جانتا تھا کہ اصل آزمائش اب شروع ہونے والی ہے۔ سچ بولنا ایک لمحے کا کام تھا مگر سچ پر قائم رہنا پوری زندگی مانگتا ہے۔ ادھر محل کے اندر رانی یشودھرا اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر نظریں اپنے ہار پر جم گئیں۔ یہی ہار برسوں سے اس کی طاقت کا احساس دلاتا رہا تھا، مگر آج اس کی چمک ایک عجیب سی خالی پن تھا۔ رانی کو پہلی بار احساس ہوا کہ طاقت سوالوں سے ڈرنے لگے تو کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں آریو کی آواز گونجنے لگی، وہ سادہ لفظ مگر بے حد وزنی، اگر میں سچ بول رہا ہوں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ رانی نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ سوال آنکھیں بند کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ اسی رات وردھان پور کی بستی میں بھی بے چینی تھی۔ آریو کی ماں دروازے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پرانی تسبیح تھی جو برسوں سے اس کے دکھوں کی ساتھی تھی۔ جب آریو گھر پہنچا تو اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو اور امید ایک ساتھ تھے۔ آریو نے خاموشی سے ماں کے قدم چھوئے۔ بیٹا کیا ہوا؟ ماں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آریو نے مختصر سا جواب دیا، انصاف نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے ماں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، برسوں کے صبر کے تھے۔ اسی لمحے شہر کی فضا بدلنے لگی۔ کچھ لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے لگے اور کچھ لوگ سچ سے ڈرنے لگے۔ یہی ہر بڑی کہانی کی پہلی پہچان ہوتی ہے۔ طاقت اور سچ آمنے سامنے آنے والے تھے اور اس ٹکراؤ میں صرف ایک چیز طے تھی، وردھان پور اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اگلی صبح وردھان پور کی گلیوں میں ایک عجیب سی سرگوشی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا کر باتیں کر رہے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ کل دربار میں کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ محل کے دروازے حسب معمول کھلے مگر فضا میں سختی کم تھی۔ سپاہی بھی محتاط تھے جیسے خود بھی کسی فیصلے کے منتظر ہوں۔ آریو اپنی بستی میں عام دنوں کی طرح کام کرنے نکلا، مگر آج لوگ اسے مختلف نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں امید تھی اور کچھ کی آنکھوں میں خوف۔ سچ بولنے والا کبھی صرف اپنا نہیں رہتا، وہ یا تو مثال بن جاتا ہے یا پھر نشانہ۔ اسی دوران محل میں وزیروں کی خفیہ بیٹھک جاری تھی۔ رانی یشودھرا خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ وزیر دوبارہ جانچ کے خلاف تھے، انہیں ڈر تھا کہ پرانے راز سامنے آ جائیں گے۔ کچھ وزیر خاموش تھے اور کچھ پہلی بار حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا سوچ رہے تھے۔ رانی نے آہستہ سے کہا، سچ اگر باہر آ گیا تو سب کا امتحان ہوگا۔ یہ الفاظ کسی دھمکی سے کم نہیں تھے،
मगर इस बार इनमें डर के साथ साथ खुद एहतसाबी भी थी। इसी दिन एक पुराना दरबारी आर्यो से मिलने उसकी बस्ती आया। वही दरबारी जो कभी आर्यो के बाप को जानता था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। तुम्हारे बाप के साथ गलत हुआ था, उसने धीरे से कहा। यह जुमला आर्यो के लिए किसी इनाम से कम ना था। बरसों बाद किसी ने सच को जबान दे दी थी, मगर आर्यो जानता था कि एक एतराफ काफी नहीं होता। इंसाफ कब होता है जब निजाम माने। दूसरी तरफ रानी अपने कमरे में अकेली बैठी अपने माजी को याद कर रही थी। वो दिन जब उसने पहली बार ये हार पहना था, तब वो इतनी सख्त नहीं थी, मगर ताकत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को बदल दिया था। और आज पहली बार वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या वो वाकई इंसाफ के मुहाफिज थी या सिर्फ तख्त की। ये सवाल उसके लिए आर्यो के सवाल से ज्यादा भारी था। शाम ढलने लगी तो वर्धानपुर के आसमान पर सुर्खी फैल गई। ये सुर्खी किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। आर्यो बस्ती के बाहर बैठा दूर महल की तरफ देख रहा था। वही महल जो उसके दुखों की जड़ भी था और उम्मीद की वाहद किरण भी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि सच बोलने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। या तो सच इंसाफ को बुलंद कर देता है या फिर उसे तन्हा कर देता है। इसी रात महल में एक खुफिया फैसला किया जा चुका था। रानी यशोधरा ने हुक्म दिया कि आर्यो को निगरानी में रखा जाए। यह हुक्म हिफाजत के नाम पर था, मगर हकीकत में यह ताकत का एहतियाती वार था। सिपाहियों को ताकीद की गई कि आर्यो को नुकसान ना पहुंचे, मगर इस पर नजर रखी जाए। ताकत हमेशा सच को करीब रखती है ताकि वो इसे काबू में रख सके। इधर आर्यो की मां को भी ये खबर मिल चुकी थी। उसने अपने बेटे को करीब बिठाया और खामोशी से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, रास्ता मुश्किल है, मां ने कहा, मगर इस सच के रास्ते पर चलना कभी आसान नहीं होता। आर्यो ने सर हिला दिया। वो ये बात बरसों से जानता था। इसी रात वर्धानपुर के कुछ बासर लोग एक जगह जमा हुए। उनके चेहरों पर तशवीश साफ नजर आ रही थी। अगर ये लड़का बोलता रहा तो पुराने गुनाह सामने आ जाएंगे, एक ने कहा, और अगर गुनाह सामने आए तो तख्त हिल जाएगा, दूसरे ने जवाब दिया। ये वो लम्हा था जब सच के दुश्मन बेदार हो चुके थे। दूसरी तरफ रानी तन्हा अपने कमरे में बैठी शम्मा को देख रही थी। शम्मा की लू कभी सीधी होती, कभी लर्ज जाती, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसने आहिस्ता से कहा, क्या मैंने वाकई इंसाफ किया था? यह सवाल अब उसे सोने नहीं दे पा रहा था। ताकत के साथ जीने वाला सब कुछ सह लेता है, मगर अपने ज़मीर की आवाज नहीं। रात गहरी होती गई और वर्धानपुर एक खामोश जंग के दहाने पर आ खड़ा हुआ। ये जंग तलवारों की नहीं थी, बल्कि सच और ताकत के बीच थी। अगली सुबह वर्धानपुर की गलियों में अजीब सी खामोशी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, मगर आंखों में खौफ छुपा था। हर कोई जानता था कि कुछ ना कुछ बदलने वाला है। आर्यो हस्बे मामूल कुएं के पास आया। यही जगह उसके लिए सोचने की पनाह गाह थी।
پانی کی سطح پر بنتی لہریں اسے سوالوں کی یاد دلاتی تھیں۔ ہر سوال ایک لہر اور ہر ایک جواب ایک نئی بے چینی۔ اسی وقت ایک سپاہی خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ تمہیں محل بلایا گیا ہے، اس نے مختصر کہا۔ آریو نے سپاہی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں دشمنی نہیں تھی، صرف ایک مجبور فرما برداری تھی۔ محل کے دروازے آج پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ آریو کا دل مضبوط ہوتا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پیچھے ہٹنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دربار میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ خاموشی ایسی تھی جیسے سانس بھی اجازت سے لی جا رہی ہو۔ رانی تخت پر بیٹھی تھی، مگر آج ان کا چہرہ پہلے جیسا پر اعتماد نہیں تھا۔ آریو، رانی نے کہا، سچ کا وزن تم جانتے ہو؟ آریو نے سر جھکا کر جواب دیا، ہاں ملکہ۔ سچ کا وزن وہی جانتا ہے جو اسے اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو۔ دربار میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ کچھ چہرے غصے سے لال تھے، کچھ خوف سے سفید۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام چرواہے کا بیٹا طاقت کے ایوانوں میں سچ بن کر کھڑا تھا، اور یہی لمحہ تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ رانی یشودھرا نے آریو کی آنکھوں میں دیکھا تو پہلی بار اس کی نگاہ لرز گئی۔ وہ ہار جو برسوں سے اس کی طاقت کی علامت تھا آج اسے بوجھ لگنے لگا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ رانی آہستہ آہستہ تخت سے اٹھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے گلے سے ہار اتارا، سونے اور جواہرات کی چمک مدھم پڑ گئی۔ یہ ہار، رانی نے بھاری آواز میں کہا، میری طاقت نہیں تھا، یہ میرے غرور کی زنجیر تھی۔ دربار میں سر جھک گئے۔ آریو ایک قدم آگے بڑھا۔ طاقت وہ نہیں جو چھین لی جائے، طاقت وہ ہے جو انصاف کرے۔ رانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہار زمین پر رکھ دیا۔ یہ لمحہ کسی بغاوت کا نہیں تھا، یہ لمحہ بیداری کا تھا۔ رانی نے اعلان کیا کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرے گی، اور آریو، وہ واپس اپنی سادہ زندگی کی طرف لوٹ گیا، کیونکہ اسے تخت نہیں چاہیے تھا، اسے صرف سچ زندہ رکھنا تھا۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور کا زیور آخر کار اتر ہی جاتا ہے، اور سچ چاہے کمزور دکھائی دیتا ہے، آخر میں وہی جیتتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔